हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य अकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लक्ष्य अकेडमी। ओके, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर की जो वैकेंसीज आई हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से भी इकोनॉमिक्स का पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ हम अपने प्लेटफॉर्म पे यूकेएसएससी असिस्टेंट अकाउंट्स एंड यूपीएसएससी असिस्टेंट अकाउंट्स का भी कोर्स कंप्लीट करते हैं। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आया है, प्रिपरेशन इस प्लेटफॉर्म पे आया है और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके एक लिंक गिवन है, वहां जाके आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे सो दैट क्लास की जो पीडीएफ्स होती हैं वो वहां से आप डाउनलोड कर सके और क्लास की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहें। ओके, चलिए, साथ ही साथ इस एग्जाम के लिए कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। पेपर 1 जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कवर कराया जाएगा एंड टेस्ट सीरीज जितनी भी होंगी इसकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी आपकी, कोई भी फी आपको नहीं देना है इसके लिए। देन बाकी चीजें जो कवर होंगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू टेस्ट, डाउट सॉल्यूशन क्लासेस एंड 1-to-1 सेक्शंस जो हैं, आपका पर्टिकुलर जो भी डाउट है उसके लिए आप इस पूरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, लेक्चर बैच फॉर पेपर 2। ओके, चलिए, ऑफर सिर्फ 8 नवंबर तक है तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप। चलिए आते हैं हम अपने डिस्कशन पे। देखिए, सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पे सबसे पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये सारी तो आपकी उससे क्लासेस से रिगार्डिंग आपकी बातें थी। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन कहता है कि इन रियल जीडीपी कैलकुलेशन हम किस बेसिस पे, किस प्राइस पे हम रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जीडीपी आप जानते हैं, जीडीपी क्या होता है। जीडीपी इज योर ग्रॉस प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है सकल घरेलू उत्पाद, है ना। एक किसी भी कंट्री के अंदर बाउंड्रीज जो है, जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ हो तो उसको माफ कीजिएगा। देखिए, ये जो हमारी कंट्री है, कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज आपकी प्रोड्यूस होती है ना, उसका जब हम समाप्त कर देते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, योर जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बोलते हैं। ओके, ये दो तरीके के होते हैं आपके, एक रियल होता है, एक नॉमिनल होता है। रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। हमसे यहाँ पे रियल जीडीपी के बारे में पूछा है कि रियल जीडीपी जो है उसको हम किस प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो उसको हम कौन से प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, हम यहाँ पे ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट है, कांस्टेंट प्राइस पे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, करंट पे नहीं, रेशियो पे नहीं एंड ऑल ऑफ द अब तो होगा ही नहीं क्योंकि ये सब नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, कांस्टेंट प्राइस पे करते हैं। कांस्टेंट प्राइस, इसका अगर और एक डिटेल्ड अगर आप देखें तो कांस्टेंट प्राइस विच इज एडजस्टेड फॉर योर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को अगर हम काउंट कर लेते हैं ना, मुद्रास्फीति को अगर हम एडजस्ट कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, कांस्टेंट प्राइस। तो रियल जीडीपी किस पे आपका कैलकुलेट होता है, कांस्टेंट प्राइस विच इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द चेंज। मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर होता है, किसके चेंज के बराबर होता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए change in the price divided by change in output, quantity divided by change in price, change in price into quantity due to 1 unit change in output, और लास्ट ऑप्शन डी है आपका a price but only if the firm is price searcher। आंसर टिक करेंगे। देखिए, इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इट इज मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत राजस्व जो है वो किसके परिवर्तन के बराबर है, आपके उत्पादन में 1 इकाई परिवर्तन के कारण जो चेंज आया है ना। मार्जिनल का मतलब ही क्या होता है, 1 एक्स्ट्रा यूनिट, है ना। एक एक्स्ट्रा उत्पाद जो आप बनाते हैं उसकी जो रेवेन्यू होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिशेस
इंडेक्स नंबर, जो फिशर्स इंडेक्स नंबर है वो क्या दर्शाता है, किस परीक्षण को योग्य बनाता है? ओनली टाइम रिवर्सल, केवल समय उत्क्रमण परीक्षण को, ओनली फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, बोथ टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, या नन ऑफ दीज? जी देखिए, जिनका भी आंसर सी है ना वो एकदम करेक्ट है कि फिशर्स इंडेक्स नंबर जो है ये दोनों को कंसिडर करता है, आपके टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को ये टेस्ट करता है। ठीक है, टाइम और फैक्टर दोनों को टेस्ट करता है। ये होता क्या है, फिशर्स आइडल नंबर इंडेक्स नंबर क्या होता है आपका? इट इज द ज्योमेट्रिक मीन। ये ज्योमेट्रिक मीन है आपका, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्प्रे एंड पाशेस। तो ये जो लेस्प्रे एंड पाशे का जो फॉर्मूला है इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होता है। ओके, आंसर आपका हो जाएगा बोथ टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एंड स्टेबलाइजेशन मेजर्स आर द टू ग्रुप ऑफ स्विच पॉलिसी। रचनात्मक सुधार और स्थिरीकरण उपाय किस नीति के दो समूह है? ऑप्शंस है आपके, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, है ना। मौद्रिक नीति, व्यापार नीति, राजकोषीय नीति या नई आर्थिक नीति, किसके ये पार्ट हैं दो? संरचनात्मक और स्थिरीकरण। देखिए ये किसका आपका पार्ट है? ये आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट है। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमारी पूरी इकोनॉमी का हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया था और स्टेबलाइजेशन किया था, है ना। यहीं पे हमने क्या अपनाया था, एलपीजी को एडॉप्ट किया। ओके, 1991 है ना, 1991 का जो दशक था, एलपीजी हमने कब ली? 1991 में ली। ओके, उसी का ये पार्ट है आपका। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन तीनों यही इसी पॉलिसी के तहत हमने एक्सेप्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको, है ना। स्टेट रिलेटेड, अगर स्टेट रिलेटेड एग्जाम है, स्टेट पीसीएस है ये आपका, पीएससी, तो उसमें आपका क्या है, कुछ ऐसे आते हैं कि कौन सा पार्ट जो है आपके, जो आपका राज्य है उसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस चीज के लिए फेमस है, वहां पे क्या चीजें मिलती हैं ज्यादा, है ना। तो देखिए यहाँ पे जिप्सम जो है आपका, देखिए जिप्सम आपका कहाँ मिलता है? खेतरी में। ओके, देन है आपका तांबा, तांबा कहाँ मिलता है? जामसर में। रॉक फॉस्फेट आपका कहाँ अवेलेबल है सबसे ज्यादा? ये रामपुरा है, रामपुरा वाले एरिया में आपको बहुत ज्यादा मिलने को मिलता है। एंड लेड एंड जिंक जो रह गया। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि अगर आपको एक दो का भी पता होता है ना आंसर, तो आप इजिली वो क्वेश्चन कर ले जाते हैं। ओके, और स्टेट पीसीएस में ये चीज तो आप जरूर ध्यान रखेंगे कि उस स्टेट में क्या चीजें हैं वो एबेंडेंस में मिलती है ना, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन सी चीज मिलती है, मिनरल्स मिलते हैं, ये तो आपको जरूर से पता होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय अ स्मॉलर परसेंटेज देन द इलास्टिसिटी विल बी। कह रहा है कि अगर क्वांटिटी जो डिमांड है, जो उत्पादन की जो मांग है ना, मांग जो है अगर वो बहुत कम इफेक्ट होती है, मतलब बहुत कम प्रभावित होती है आपके मूल्य के परिवर्तन से, है ना। जैसे कि मूल्य में परिवर्तन हुआ, प्राइसेस कम हुई, ज्यादा हुई, लेकिन डिमांड पे आपका कोई खासा असर नहीं पड़ा, बहुत कम असर पड़ा, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक, इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक, क्या बोलेंगे? आंसर टिक करें। देखिए परफेक्टली इलास्टिक हो नहीं सकता, इलास्टिक नहीं होगा। इलास्टिक कब होता है? जब प्राइस अगर बढ़ा तो डिमांड में भी वैसा ही चेंज आए, है ना। परफेक्टली इनइलास्टिक भी नहीं बोल सकते हम कि परफेक्टली इनइलास्टिक तो है नहीं, क्योंकि यहाँ बोल रहा है स्मॉलर परसेंटेज का चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा सबसे सही, सबसे उत्तम आंसर क्या हो जाएगा कि इनइलास्टिक है ना। चेंज हो रहा है बट थोड़ा सा चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आराम से करिए, आंसर उतना ही इजी है जितना लंबा क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि एक मिस्टर एक्स है जो कि आपके 1 एकड़ जमीन पे खेती कर रहे हैं, है ना, वहां पे अपना ग्रो कर रहे हैं।
हिज विलेज हैज 50 स्मॉल फार्मर्स। उनके विलेज में क्या है, 50 स्मॉल फार्मर्स हैं। अब हमको जाननी है इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द स्मॉल फार्मर्स। हम जानना चाहते हैं कि ये जो छोटे छोटे जो यहाँ पे जो किसान हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को हमको पता करना है बाय, और ये पता करके कि उन सबकी स्थिति कैसी है हमको कंपेयर किसे करना है, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स जो है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन से हमको उसकी तुलना करनी है। तो इसके लिए हम कौन सा यहाँ पे हमको दिए हुए हैं, कुछ हमको उपकरण दिए हुए हैं, कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, इसमें से हम कौन सा मेथड यूज करेंगे इस पूरे काम को करने के लिए। काम क्या है हमारे पास कि एक मिस्टर एक्स है, वो 1 एकड़ पे खेती करते हैं और वैसे ही 50 और छोटे किसान हैं, उनके पास भी स्मॉल लैंड्स हैं, वो भी खेती कर रहे हैं। तो इन 50 की पहले हमको आर्थिक दशा पता करनी है, आर्थिक स्थिति क्या है, और फिर मिस्टर एक्स की दशा से हमको उसको कंपेयर करना है। तो इसके लिए हम कौन सा तरीका अपनाएंगे, अर्थमेटिक मीन। देखिए ये हो नहीं सकता क्योंकि अर्थमेटिक मीन में क्या है, हमको यूनिफॉर्मिटी चाहिए जो कि है नहीं, मोड हम लेंगे नहीं, कोरिलेशन, हमको रिलेशन नहीं निकालना है ना, हमको संबंध नहीं निकालना है, यहाँ पे हमको कंपैरिजन करना है, एक वैल्यू निकालनी है, इन सब का पहले एवरेज निकाल लेना है और फिर उसको कंपेयर करना है मिस्टर एक्स से। तो यहाँ पे सबसे एप्रोप्रिएट हमारे पास कौन सा मेथड हो जाएगा, मीडियन, माध्यमिका, है ना। चलिए नेक्स्ट आए, कह रहा है कि द कॉस्ट कर्व, यहाँ पे आपको कुछ कॉस्ट कर्व दिए हुए हैं, है ना, उसमें से कौन सा कॉस्ट कर्व जो है वो कभी भी यू शेप का नहीं होगा, है ना, आपको ये बताना है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व या फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, इनमें से कौन सा आपका यू आकार का नहीं होगा, आपको ये बताना है। देखिए शॉर्ट रन एवरेज कर्व होता है, यू शेप्ड होता है, ये भी यू शेप्ड होता है आपका, वेरिएबल तो डेफिनेटली होता है ना, जरूर से होता है, ये तो यू शेप का ही होता है। इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं कि यू शेप का होता क्यों है ना। तो आपका बचा क्या, ऑप्शन डी, जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है ये कभी भी आपका यू शेप का नहीं हो सकता। ओके चलिए, हमने अपनी क्लासेस में ये डील किया हुआ है, ये सारे कर्व्स हमने डील किए हुए हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स को पता है कि ये जो है आपका ये सारे यू शेप के हो सकते हैं, बट दिस कैन नेवर बी अ यू शेप्ड कर्व, ये कभी भी आपका यू आकार का नहीं हो सकता। नेक्स्ट करेंगे, काफी इजी क्वेश्चन, कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज अ रिजल्ट ऑफ, मांग में कमी का परिणाम क्या हो सकता है इसमें से। कॉन्ट्रैक्शन, है ना। देखिए ये आपका टॉपिक कहाँ का है, देखिए अभी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना आपको क्या, एक सबसे जो वेल प्रूव्ड स्ट्रैटेजी है वो क्या, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप देखिए, उससे आपको क्या है, आपको ट्रेंड पता चलता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये पता चलता है, एरियाज पता चलते हैं कि कौन से एरियाज से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं। और ये सारी चीजें अगर आप पता कर लेंगे कि किस एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आधा एग्जाम आपका वहीं क्रैक हो जाता है ना। तो देखिए ये कौन से एरिया से लिया गया है आपके इकोनॉमिक्स का, आपका चेंजेस इन डिमांड कर्व का एक टॉपिक आता है, उससे लिया गया है ना। वहां पे हम चेंजेस में देखते हैं क्या, एक चीज होती है मूवमेंट इन डिमांड कर्व, और दूसरा क्या होता है आपका शिफ्ट इन डिमांड कर्व। दो चीजें होती हैं, दो चीजें हम पढ़ते हैं चेंजेस इन डिमांड कर्व में, दो तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, एक मूवमेंट के टर्म्स में और एक शिफ्ट के टर्म में। ये आपका क्या है, मूवमेंट का पार्ट है। मूवमेंट में आपका क्या होता है, जब डिमांड कर्व में मूवमेंट होती है, गति होती है, तो या तो वो कॉन्ट्रैक्शन होती है या तो एक्सपेंशन होती है ना, या तो वो सिकुड़ जाएगा डिमांड कर्व या तो फैल जाएगा, है ना, या तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा या फिर एक्सपेंशन हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन का कारण क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन वाला किस वजह से हो सकता है, तो ये किस वजह से होता है आपका डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर, नहीं, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, डिक्रीज इन द इनकम। देखिए मूवमेंट वाली जो चीज होती है ना, ये सिर्फ आपका प्राइस फैक्टर पे डिपेंड करता है, मतलब प्राइस में उतार चढ़ाव जो होगा, इसकी लागत का बढ़ना और घटना, है ना, मूल्य का बढ़ना और घटना जो है उस पे आपका मूवमेंट डिपेंड करता है। तो जब भी आपका मूल्य जो है ना, मूल्य जब इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न, जब
प्राइस आपका इंक्रीज करेगा तो डिमांड कर्व क्या होती है आपकी, कॉन्ट्रैक्ट होती है। देखिए ये डिमांड कर्व होता है आपका, तो कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब ये अपवर्ड मूव करे। 2-3 बातें होती हैं कि ऊपर की दिशा में ये गति करे, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। और जब ये ऊपर जाता है उसका मतलब क्या होता है, देखिए ये प्राइस होता है डिमांड कर्व में, एक तरफ प्राइस होता है, एक तरफ आपकी क्वांटिटी होती है। तो जब आपका प्राइस इंक्रीज होगा तब क्या होता है, आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसका उल्टा जब डाउनवर्ड जाता है एक्सपेंशन होगा, ठीक है, और वहां पे क्या होगा, प्राइस में कमी आएगी। आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रिलेशनशिप बताते हैं दो चीजों के बीच में, जिसमें से एक डिपेंडेंट होती है दूसरी इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास रिग्रेशन एनालिसिस, मेजर ऑफ वेरिएशन, कोरिलेशन कोफिशिएंट, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कौन सा मेथड यूज करते हैं? जिनका भी आंसर ए आ रहा है ना, रिग्रेशन एनालिसिस, इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रतिगमन विश्लेषण जो है उसमें हम क्या करते हैं, दो चीजों के बीच में रिलेशन पता करते हैं जिसमें से एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होता है आपको। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि थ्योरी, विच थ्योरी हैज इट्स रूट इन द गेम ऑफ चांस एंड मैथमेटिक्स? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड ल्यूइस थ्योरी। सॉरी, देखिए गेम ऑफ चांस है ना, चांस वाली बात किस में आती है, आपका प्रोबेबिलिटी थ्योरी में आती है ना। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होती है, संभावना। चांस, बाय चांस हमने एक सिक्का उछाला है ना, उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, इट इज अ थिंग ऑफ चांस। प्रोबेबिलिटी, संभावना हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है आपका? व्यापार संरक्षणवाद किसे कहते हैं हम? ऑप्शन है आपके, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज थ्रू मेथड सच एज ट्रैफिक ऑन इंपोर्टेड गुड्स, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग एक्सपोर्ट्स, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ प्रोहिबिटिंग इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ एनकरेजिंग इंपोर्ट। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद। देखिए जिनका भी ऑप्शन ए है ना, एग्जैक्टली करेक्ट। ये कैसा है, एक ऐसी आर्थिक, मतलब एक ऐसा आर्थिक आपका नीति है ना जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपने डोमेस्टिक, हमारे जो घरेलू उत्पादन करता है, जो सेलर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं एक तरीके से। कैसे? इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस को। जैसे कि हम देखते हैं ना कि चाइना से गुड्स आते हैं, गुड्स इंपोर्ट करते हैं, वहां से सामान मंगा के यहाँ से सस्ते में बेचते हैं, तो इससे क्या है, हमारे डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको क्या होता है, नुकसान होता है। तो हम क्या करते हैं, ट्रेड को प्रोटेक्ट करते हैं अपने इंपोर्ट्स पे रेस्ट्रिक्शन लगा के। क्वेश्चन नंबर 30, ड्यूरिंग द डेरिवेशन आईसी वक्र की व्युत्पत्ति के दौरान पहला भाग जो है वो क्या होता है? देखिए, सॉरी, आईएस कर्व, यहाँ पे आईएस कर्व है आपका। देखिए आईएस कर्व का मतलब क्या है, यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है इसका? आई फॉर योर इन्वेस्टमेंट, एस फॉर सेविंग। इन्वेस्टमेंट, सॉरी, पोस्ट दिवाली इफेक्ट चल रहा है अभी। ये देखिए, ये आईएस का मतलब क्या है? आई फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एस फॉर सेविंग। ये कर्व आपको इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के बीच में बनाया जाता है। ओके, आपसे पूछ रहे कि उसका पहला पार्ट जो है वो क्या दर्शाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ रिटर्न, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट। दूसरा बताता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। थर्ड है सेविंग फंक्शन, और फोर्थ है आपका डिमांड फंक्शन। क्या बताता है आपका पहला पार्ट, है ना, इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसका पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या बताता है आपको? इट इज द इन्वेस्टमेंट फंक्शन दैट शोज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में क्या है आपको बताता है?
इनवर्स रिलेशन का आपको, जो उनके बीच संबंध जो है वो इनवर्स रिलेशन का है, ये आपको बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकार्डियन थ्योरी जो है, रिकार्डियन थ्योरी किस पे बेस्ड है? तुलनात्मक लाभ का रिकार्डियन सिद्धांत जो 1936 में आया था, वो आपको क्या बताता है, किस रूप में प्रस्तुत करता है अपने आप को? एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के रूप में, OH थ्योरी के रूप, HO ऑल इन थ्योरी के रूप में, कॉस्ट अपॉर्चुनिटी थ्योरी या रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी? आंसर टिक करेंगे। देखिए, रिकार्डियन थ्योरी जो है आपका, ये आपका क्या है, इसका और दूसरा नाम कंपैरेटिव थ्योरी है ना। और जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो मतलब क्या कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ABC ऑप्शंस हैं, इसमें से हम बेस्ट वन चूज कर लेंगे। मान लीजिए बेस्ट आपका B है, तो हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया और एक को चूज कर लिया। बाकी सारे ऑल्टरनेटिव्स को छोड़ के हमने उसमें से एक बेस्ट वाला ले लिया जो हमारे लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे हमने क्या है, चीजें छोड़ी है, तो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, तो जो हमसे संभावनाएं छूट गई हैं, जो अवसर छूट गए हैं, उसके बारे में ये हमको कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी जो है रिकार्डियो का, उसके बारे में ये हमको बताता है। ओके, एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डिजायर टू हैव अ कमोडिटी backed by willingness and ability to purchase that commodity at a given price and at a point of time is known as। आपकी जो इच्छा है किसी भी चीज, किसी भी एक उत्पाद को परचेज करने की, उसमें जब आपकी इच्छा और उसको परचेज करने की ताकत यानी कि पैसे, दोनों चीजें जब आपके पास हो एक निश्चित दाम पे और एक निश्चित समय पे, तो उसको आप क्या बोलते हैं? सप्लाई, यूटिलिटी, डिमांड और इलास्टिसिटी। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, सभी का करेक्ट होना चाहिए जी। देखिए, फिलहाल जितने भी आंसर आए हैं सभी करेक्ट है। देखिए, तो ये आपका क्या है आंसर? इट इज डिमांड। ठीक है, जब एक डिजायर, डिमांड का मतलब क्या है कि जब एक डिजायर, एक इच्छा, जब एक इच्छा आपके मन में उत्पन्न हुई और आपको वो चीज चाहिए भी और उसके लिए पैसे भी हैं आपके पास एक निश्चित समय पे, तो उस चीज को हम क्या बोल देते हैं? इस डिजायर को हम क्या बोल देते हैं? डिमांड। ठीक है, डिमांड विच इज बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड एट अ फिक्स्ड प्राइस, तो इट इज नोन एज डिमांड। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, हैव अ नाइस डे और प्रिपरेशंस करते रहिए। चलिए, थैंक यू।